डोर बेल बजी, साथ में मीठी सी आवाज़ भी। हेलो डियर, चलो डियर। यही अंदाज़ था मेरी इस सखी का मुझे इवनिंग वॉक के लिए बुलाने का। उसकी आवाज़ मेरे दिल में तो घंटी बजा देती थी। मैं भी बच्चों की तरह उछलकर दरवाजे की तरफ आ जाती। दरवाज़ा खुलते ही दोनों ऐसे गले मिल जाते जैसे कितने दिनों बाद मिले हों। चाय पीनी है मैडम जी? नो नो, उसका उत्तर आ जाता। जल्दी चलो यार घूमने, शाम तक तो इस जंगल में दम घुट जाता है। बबीता की बात पर मैं भी गंभीर हो जाती। यह शहर से दूर रेजिडेंशियल स्कूल था। यहाँ मैं और मेरे पति टीचर थे। मेरी सखी बबीता के पति यहाँ पर डॉक्टर थे। कुछ स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए थे जहाँ हम दोनों के परिवार के साथ कुछ और टीचर्स के परिवार भी रहते थे। हर दिन उन्हीं परिवार वालों का मुंह देखना होता था। स्कूल जाना, वापस आना और उन्हीं लोगों से बार बार मिलना गंभीर बोरियत पैदा कर देता था। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बोर होते रहते, इसलिए हमारी इवनिंग वॉक हम लोग को रिफ्रेश कर जाती। टहलते टहलते बबीता और मैं 2-2.5 किलोमीटर तो निकल ही जाते थे। शुरू में रास्ते के दोनों ओर कटीली झाड़ियाँ थीं। उसके बाद खेत और बाग बगीचे शुरू हो जाते। वहाँ पहुँचकर मन प्रफुल्लित हो जाता था। कहीं फसल लहरा रही है तो कहीं आम के बौर की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। यह सुगंध मन को मदमस्त कर देती थी। कोयल की मीठी आवाज़ पूरे दिन की बोरियत को खत्म कर देती थी। कई बार मोर भी दिखाई पड़ जाते। यहाँ पहुँचकर हम दोनों सखियाँ एक पुलिया पर आकर बैठ जाती। रास्ते से लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखे पसीने पसीने हुई महिलाएं तिरछी नज़र से हमें देखती जाती थी। बबीता हंसती, अरे यार कोई तो नया चेहरा दिखाई पड़ा। हाँ सच कह रही हो बबीता, मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाती। बैठते ही हमारी गप्पों के खजाने से नए नए विषय निकलने शुरू हो जाते। दोनों पढ़े लिखे थे। मैं MA MPhil थी और बबीता MSc, किंतु बातें जाकर सास ननद पर ही टिक जाती। देखना प्रिया, रात को मम्मी जी का फ़ोन आया था। क्या कह रही थी? क्या कहेंगी? वही पुराना रोना धोना। तुम लोग फ़ोन नहीं करते हो, तुम्हें बिना देखे हम रह नहीं पाते हैं, बस लगी सुबकने। मुझे ये नाटक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा मत कहो बबीता, मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कहा। दरअसल मैं उसकी बात का विरोध नहीं करना चाहती थी। एक ही तो मित्र है, कहीं वह भी नाराज हो गई तो मेरा तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इस मामले में मेरे विचार उससे पूरी तरह भिन्न थे। मैं बुजुर्गों का सम्मान करने वाली स्त्री थी। अपने बुजुर्गों को समझना, उनकी भावनाओं को आदर करना, हर तरह से उन्हें खुश रखना मेरे स्वभाव में था। यदि कभी एक भी बुरा विचार मन में आ जाता तो स्वयं को धिक्कारती। एक दिन तो हम भी बूढ़े होंगे, पर जाने क्यों सभी बहुओं का अपनी सास से 36 का आंकड़ा ही रहता है। पूरे दिन के शिकवे शिकायत एक दूसरे से साझा कर हल्के होकर हम लोग घर लौट जाते थे। दूसरे दिन पूरे उत्साह से फिर घूमने निकल पड़ते। बबीता सारी बातें निपटाकर एक विषय पर जरूर आती थी। प्रिया, किसी बच्चे को अपने माता पिता का पता नहीं होता तो उसे कैसा लगता होगा? यह प्रश्न रूप बदलकर उसकी बातों में आ ही जाता था। एक दिन हम दोनों इसी पुलिया पर बैठे थे। मैंने बबीता से कहा, बबीता, यह बालक कौन है जिसको माता पिता के बारे में मालूम नहीं है? बता यार। नहीं प्रिया, मैं नहीं बता सकती। यह राज तो उसकी और मेरी जिंदगी के साथ ही जाएगा।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं समझ गई मामला कुछ गंभीर है। मैंने बबीता को भगवान का वास्ता देकर कहा, मुझ पर विश्वास करो सखी, इस दुख को मुझसे साझा करो मेरी सखी। और मैंने अपने कंधे से उसको चिपका लिया। मेरा कंधा पकड़कर वह जी भरकर रोई। मुझे कुछ भी मालूम नहीं होते हुए भी मेरे भी आंसू बह रहे थे। यह अभागा बालक मेरा पति है। क्या कह रही है बबीता? मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ प्रिया, प्लीज डियर, मुझे जल्दी से सब कुछ बताओ। क्या तुम्हारे सास ससुर ने डॉक्टर साहब को गोद ले लिया था? गोद लिया होता तब भी जिंदगी सुकून की होती। मेरे पति की जिंदगी तो एक पहेली है। बबीता बहुत गंभीर हो गई। किसी अनाथालय से लिया था? तुम्हारे तो जेठ हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं प्रिया, अनाथालय से भी नहीं लिया। बबीता की आंखें फिर गीली हो गईं। बता बता प्लीज सखी, मुझे बता। वह बोली, अच्छा सुनो। मेरे जेठ के जन्म के बाद मेरी सास एक के बाद एक अपने 3 बच्चों को खो चुकी थी। एक बच्चे रखने का जमाना नहीं था। बुजुर्ग औरतें कहती थीं कि एक रूख तो जंगल में भी अच्छा नहीं होता है। मेरी सास अपने 5वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह बराबर तन मन से बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। वह बार बार हमारे ससुर जी से कहती थी कि यदि इस बार मेरा बच्चा चला गया तो मैं भी चली जाऊंगी, अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईश्वर का विधान तो कोई मिटा नहीं सकता। मम्मी जी की डिलीवरी हुई और उन्हें मरी बच्ची पैदा हुई। उस समय परिवार में केवल मेरे ससुर जी और उनकी बहन 2 ही सदस्य थे। दादी जी एवं दादाजी का देहांत हो चुका था। अन्य भाई बहन कोई था नहीं। दोनों बहन भाई बच्ची को देखकर सकते में आ गए। बच्ची से ज़्यादा फिक्र मम्मी जी की थी। उन दोनों ने अपनी समस्या एक नर्स को बताई। प्लीज सिस्टर, बच्ची मरी पैदा हुई है। यह बात बच्ची की माँ को मत बताना। वह पहले से 3 बच्चे खो चुकी है। इस बार भी उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, ऐसा वो जान जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। आप कुछ कीजिए। दोनों भाई बहन नर्स के आगे गिड़गिड़ाने लगे। यहाँ तो बहुत अभागी आती हैं नाना सिस्टर। यदि कोई बच्चा कहीं से मिल जाता तो यह राज आपके और हमारे बीच ही रहेगा। नर्स उनकी बातें सुन रही थी। उसने कहा कि बच्ची की माँ से कहो कि बच्चा बीमार है और बच्चों के वार्ड में एडमिट है। आगे मैं प्रयास करती हूँ। मेरे ससुर जी और बुआ ने वैसा ही किया। रात्रि में नर्स उन्हें बुलाने आ गई। देखो सर, बहुत ही कठिन कार्य है। यह बात थोड़ी भी लीक हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे सजा भी हो सकती है, मगर एक बच्चे को जीवन मिल जाएगा, इसलिए कर रही हूँ। एक बिन ब्याही माँ ने लड़के को जन्म दिया है। मुझे पता है अस्पताल से निकलते ही उसे मार दिया जाएगा। दोनों ही पक्षों को मुंह मांगी मुराद मिल गई। रातों रात बच्चा सासू माँ के पास आ गया। बच्चे की माँ और नानी कहाँ गईं, वह तो केवल सिस्टर ही जानती होगी। मेरी सासू माँ भी इस सत्य को नहीं जानती थी। मुझे लगा कि मैं दिवा स्वप्न देख रही हूँ। बबीता ने मुझे झकझोरा। कहाँ गुम हो गई? बबीता के स्पर्श से मेरी चेतना लौटी। बबीता, चलो घर चलते हैं, थोड़ी कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है। हम दोनों घर की तरफ चल दिए। मैं घर आ गई, पतिदेव भी घर आ चुके थे। दोनों ने साथ साथ कॉफ़ी पी और मैं खाना बनाने में जुट गई। रात्रि की नींद आंखों से गायब थी।
कौन है डॉक्टर साहब? किसकी संतान है? लंबा, गोरा, ऊंचा, स्मार्ट और सुंदर से नैन नक्श वाला यह युवक तो लगता है जैसे किसी आभिजात्य कुल से है, किसी संभ्रांत परिवार की नासमझ लड़की की गलती का परिणाम है। तरह तरह के प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क को मथते रहे। काफ़ी कोशिशों के बाद थोड़ी नींद आई। आज क्लास ओवर होते ही मैं बबीता के घर चली गई। आओ प्रिया, रात को ठीक से सोई? तुमको कैसे मालूम कि मैं ठीक से नहीं सोई? यह कहानी ही ऐसी है। सुनने के बाद मैं तो महीनों ठीक से नहीं सोई थी, परंतु डॉक्टर साहब के लिए मेरे मन में कोई अंतर नहीं आया था। मुझे उनके माता पिता, जाति, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वह मेरे पति हैं, अच्छे इंसान हैं, यह काफ़ी है। एकदम ठीक कहा। मैंने बबीता के विचारों से सहमति जताई। बबीता, यह रहस्य डॉक्टर साहब कब से जानते थे? मैंने पूछा। प्रिया, शादी के एक दिन पहले तक वह इस बात से अनजान थे। शादी की पूर्व रात्रि में पापा जी और बुआ जी बहुत धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब उत्सुकतावश रुक गए। जैसे जैसे कहानी सुनते गए वैसे उनकी जान निकलती गई, जैसा उन्होंने मुझे बताया था। अंत में वो बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में उन्हें होश आया। शादी का सारा आनंद खत्म हो गया। वह स्वयं को संभाल ही नहीं पा रहे थे। खुद से अधिक उन्हें मेरी चिंता थी। वह चाहते थे कि मुझे सब कुछ बता दिया जाए। माता पिता से इस विषय में विचार करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। ऐसे तनाव में उन्होंने शादी की। घर आने के बाद भी वह मुझसे दूर दूर रहते। मुझे लगा कि यह शादी उनकी पसंद की नहीं है। मैं बहुत रोई। मम्मी जी पापा जी बार बार पूछने लगे, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं पापा जी, मम्मी पापा की याद आ रही है, कहकर मैंने टाल दिया। आखिर दूसरी रात वह मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर कोई खुशी और रोमांस नहीं था। मैंने ही उनसे पूछ लिया, आप 2 दिन से बहुत परेशान हैं, शायद यह शादी आप पर थोपी गई है। आपका प्यार तो कोई और है, आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपको मुक्त कर दूंगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरा स्पर्श पाते ही वह टूट गए। उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। 2 दिन की असीम वेदना आंखों में झरना बनकर बहने लगी। थोड़ा शांत हुए तो बोले, नहीं बबीता, ऐसा सपने में भी मत सोचना, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुमसे कुछ छुपाया गया है। यदि मुझे पता होता तो मैं आपको और आपके परिवार को अंधेरे में नहीं रखता। आप बताइए प्लीज, क्या है? मैं भी व्यग्र हो उठी। बबीता, तुम क्षत्राणी हो, मैं क्षत्रिय नहीं। मैं कौन हूँ, किस जाति का हूँ, किस परिवार का हूँ, मुझे नहीं मालूम है। मेरे माता पिता कौन हैं, मैं नहीं जानता। फिर उन्होंने अपने जन्म की सारी कहानी सुनाई। मैंने उन्हें संभाला। मेरा विवाह आपसे हुआ है, किसी जाति, धर्म और परिवार से नहीं। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली लड़की हूँ जिसे ऐसा संस्कारी, उच्च शिक्षित और सुदर्शन पति मिला है। मेरी बातों को सुनकर वह कुछ सामान्य होने लगे। प्रिया, किंतु वह हमेशा अपना उद्गम जानने के लिए बेचैन रहते हैं। एक बार वह मुझसे कह रहे थे, बबीता, नाजायज, हराम की औलाद, गंदा खून जैसे शब्द मुझ जैसे बच्चों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। मैंने उनके मुंह पर उंगली रख दी। दोबारा
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करना। हर मनुष्य ईश्वर का अंश है, वह नाजायज कैसे हो सकता है? लेकिन वो बोले कि बबीता, मैं एक अग्नि में निरंतर जलता रहता हूँ। मालूम है जिसकी लपटें क्या है? क्या है डॉक्टर साहब, मुझे बताइए। जिसकी लपटें हैं मैं कौन हूँ।